ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਮੀਆਂ ਕੋਵਰ ਜੋ ਨਾਗਮਣੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਗਮਣੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਸ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ ਖੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ऑफ ऑनर सन डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। और उसी जमाने में एक कहानी, जब अमृता ने लिखना शुरू किया, कहानी लिखी मैंने रशीद जहां। रशीद जहां का थोड़ा सा ताबुक जरूरी होगा कि रशीद जहां जो है, शुरू का हमारा जो कम्युनिस्ट या तरक्की पसंद लेडीज थी, उनमें से एक थी, डॉक्टर थी पैसे से और बड़ा ऊंचे घराने की थी। उस जमाने में 30 में एक जीन्स पहना करती थी और मुफ्त इलाज किया करती थी। गरीबों की बस्ती में चले गए, लोगों को देखा किया और इसके बाद कैंसर हो गया हमको, तो वहाँ रशिया इलाज के लिए गई और वहीं लोगों की जगह उनसे इन्होंने भी कहानी लिखी थी, दिल्ली से बड़ी मशहूर कहानी थी। उसमें एक मुसलमान जो है अपनी बीवी को लेकर आता दिल्ली की तरफ आगरा से, और जब यहाँ लाद आया जो वापस पहुंचती हैं तो मोहल्ले की बहुत सारी बातें जमा हो जाती हैं कि दिल्ली होकर आई हो, दिल्ली की क्या शहर की, वो कहानी सुना। और वो जो कहानी सुना कि कहानी कुछ थी ही नहीं, क्योंकि वो तो पर्दे में थी। और वो जो है स्टेशन पे बिठा दिया मिस्टर ने, कहीं वहाँ बिठा दिया, कहीं वहाँ बिठा दिया, कुछ बेचारे कुछ देख नहीं पाई, कुछ लूट नहीं ले सकी। तो ये जो सूरत हाल है लेडीज की, तो मैंने 3 अलग अलग राइटर के जरिए बताई ये थी। अब आप सोचिए कि इसके बाद जब अमृता ने लिखना शुरू किया, जब इसमत को चाय ने लिखना शुरू किया, तो उनकी आवाज बड़ी बालियाना आवाज से अमृता को मैंने एक बालियाना आवाज कहा है। बगावत की चिंगारियां उसके वजूद में इब्तिदाई से थी, जिनका इजहार समय समय पर होता है। जैसे पहली बगावत उन्होंने अपनी नानी से की थी, रेसिडेंटी की उसका जिक्र किया उन्होंने। उनकी नानी जो घर में मेहमान आता था, उन मेहमानों में जो मुसलमान आते थे उनके लिए पानी के गिलास अलग रखवा देते थे और बहुत धनवा के पीवन रखवा देते थे, और उसमें घर का कोई आदमी या दूसरे लोग पानी नहीं पीते थे। मुसलमान वो बताया करने को अपनी स्केचेस बनाया करते थे और वो निशाने थे क्षमा, गाना और खिलौना और गजब के स्केचेस थे। सबसे बड़ी चीज जिसने मैं चूंकि खुद पेंटर हूँ, तो बचपन में मुझे जिसने मुतासिर किया, मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया और जिससे मैंने प्रेरणा हासिल की, वो यही थे नजदीक थे। और इनके सिग्नेचर भी बड़े अजीब किस्म से हुआ करते थे जो किसी आर्टिस्ट की वजह से देखे नहीं। और लाइन में इतनी फोर्स थी जो उस फोर्स तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था और हम कोशिश करते रहते थे। मेरे दोस्तों में एक और आर्टिस्ट था जो मुझसे अच्छा आर्टिस्ट था, उसका नाम था गफूर टिड्डा। गफूर टिड्डा इसलिए कहते थे तो दुबला बहुत था, बहुत दुबला था, तो सब उसको टिड्डा कहते थे। गफूर टिड्डा उसका नाम स्कूल में और हर जगह चल गया। तो गफूर टिड्डा जो है वो इसका इतना आशिक था इंद्रजीत का कि अगर कोई इंद्रजीत को बुराई कहना चाहता था, कोई उसको छेड़ना चाहता था, गाली देना चाहता था, तो इंद्रजीत की लोग बुराई कर देता था, का सेंटर के खिलाफ बोल देता था, तो वो लड़ पड़ता था उससे। महाराज ये इंद्रजीत जो है जब अमृता जी के संपर्क में आए तो वो जो है इन रोज उन्होंने अमृता ने उनका नाम दिया। और अमृता जो है वो हकीकत में इतने बागी लेडी थी कि किसी के काबू में आने वाले नहीं थी। जब उनको एक सुंदर जी जो कि इमरोज बनकर बना दिया जिसको उन्होंने, तो ऐसा आदमी मिल गया जो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान था। ऐसा मत समझिए कोई इंद्रजीत उन पर डिपेंड करता था। इंद्रजीत बहुत अच्छा आर्टिस्ट था और उस आर्ट में इतने पैसा मिलता है उसको, इतनी शोहरत मिलती है, शोहरत तो उसकी बहुत ज्यादा थी कि उसमें बहुत ज्यादा वो कमा सकता था। और जिंदगी भर मेरा ख्याल है कुछ नहीं कमाया, आप उसकी वो तस्वीर करेंगे वो कमाया होगा उसने। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो थी इंदिरा के साथ इसका इश्क जो है इंद्रजीत का, वो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि मुझे याद आता है
पिंजरा में जो डॉक्टर लागू ने जो रोल किया था कि उस इश्क में भलाई बुराई कुछ भी जो कुछ कहा माशूक ने वो सारा का सारा कबूल कर लिया। वो उर्दू शायरी का जो मिसाली माशूक होता है तो उसी तरीके के मिसाली आशिक थे जिंदा जी। तीसरे जो है साहिब थे, साहिब जो है वो पंजाब के और उसमें साहिब ने तकलीफ था तो शोहरत भी उसको बहुत बड़ी थी, काफी पसंद भी था और जहाँ कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी तो और बड़े करीब ताल्लुक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों एक दूसरे से इश्क है। लेकिन जिस तरह अमेरिका में कई जगह इश्क किए इसी तरह साहिब ने भी कई लोगों से इश्क किए। उनके इश्क की दास्तान जो है उर्दू शायरी के लोगों को ज़्यादा मालूम है। और एक बात इसमें सुना चाहता हूँ जिसपे आपको लगेगा देखिए मीडिया की जगह किस तरीके से होता। एक जगह अमृता की मौजूद थी, साहिब इस प्रोग्राम में आए और वहाँ प्रोग्राम के खत्म होते लोग कूद पड़े उनका और सब उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे। सबको ऑटोग्राफ दिए। अमृता जी पहुंची और पहुंचने के बाद अपनी हथेली साइन करने के लिए जब हथेली आएगी तो देखा उन्होंने, साहिब ने हथेली की तरफ देखा, अमृता जी का चेहरा देखा, पैर को खोल के उसको पहले उसमें इंक भरी जाती थी वो पहनवा करते थे, उसको पैर को खोल करके वो इंक अपने रस्ते लगा अंगूठे पे तो वो अंगूठे का निशान उनकी हथेली में लगा। और ये जो है इस तरह से नहले पे देखा उनका नाम उसके साथ इश्क आखिर तक जो है वो बरकरार रहा। और ये ऐसी चीजें हैं कि जिसे बुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारी इसमें अपने सुनेंगे। एक चीज और कहना चाह रहा था कि अमृता ने एक नज़म में लिखा था कि मैंने एक दुनिया देखी और दीन खरीद लिया, बात कुछ नहीं। मैंने एक दुनिया देखी और दीन खरीद लिया, बात कुछ नहीं है। लेकिन यही हुआ कि अमृता जी ने दीन खरीद कर दीन को देकर दुनिया खरीद लेने की जगह कोशिशें की हैं। इसकी कोई ऐसी मिसालें हैं कहीं मैं लिखूंगा और क्योंकि इसके साथ तो मैं बयान नहीं कर सकता और ये उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू है तो उसको नहीं छोड़ता। द्वारा उन्होंने रसीद की लिखने की जगह लिखा है कि मैं अपनी जीवनी जो लिखना चाहती थी वो 10 सेंटेंसेज में या 10 सत्रों में जो है आ जाती थी और उसका आखिरी सेंटेंस उसमें जो लिखा उन्होंने दिल का ख्वाब क्या था, कौन था, उसकी तशरीह में जाने की जरूरत नहीं। वो कमबख्त बहुत हसीन होगा, जाती जिंदगी से निकलकर तमाम कायनात की बेहतरी की बातें करता होगा, तभी हकीकत अपनी औकात को भूल कर उससे इश्क कर बैठी और तहरीर को भेजा हुई। वो हमेशा कुछ कागजों में लावारिस सकती रही। अब यहाँ जो है इस पर अगर बहुत और किया जाए और इसके बाद उसके पूरे साहित्य को पढ़ा जाए अमृता के तो अमृता ने जो इंसानियत बरसने की बात करी है, भेदभाव मिटाने की बात करी है, जो मोहब्बत की बात कही है उसका माखज क्या है, वो कहाँ से उन्होंने अर्ज की। तो मैं एक लफ्ज में कहूँगा कि वो जो कुछ उन्होंने लिया है, जो उनकी बुनियाद में जो तह में उनकी जड़ में जो चीजें नजर आती हैं वो बाबा नानक की करी बात है। कुछ नहीं उनके ऊपर तो वो दोनों परेशान होते, वो सोचता है यहाँ घर पे आराम करूंगा, ये समझता है ये भाई जो कलकत्ता से कुछ कमा कर आया है, वो कहता है कि वहाँ को मैंने बहुत देख लिया और इसको तुम संभालो। वो परेशान रहता, मीडिया सुस्कारता रहता वहाँ पर और एक तरीका निकालता है और वो दोनों अपनी माँ को लेकर कलकत्ते चले जाते हैं और कलकत्ते में हिंदी की अहम खिदमत उन्होंने करी। तो पंजाब के राइटर लेकिन हिंदुस्तानी लिटरेचर जो इंडियन लिटरेचर उस लिटरेचर को जो सर्कुलेट किया उन्होंने वो एक बहुत बड़ा काम है उनका मानता हूँ। और उनकी कहने में न सिर्फ इस महादेश के मुख्तलिफ प्रांतों में, मुख्तलिफ भाषाओं में, मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची, बल्कि उनसे निकल कर फिर दुनिया की कई जबानों तक पहुंची। और इस तरह से अमृता प्रीतम जो सिर्फ एक ऐसी जबान में जिसे हम छोटी सी जबान समझते थे उसमें लिखती थी और उसमें उन्होंने सूरत की जो है पूरी तरह से कह दी। जब हिंदुस्तान में नारी सशक्तिकरण की कोई तहरीक नहीं चली
हो पिछले 20 वर्षों से, लेकिन जब नारी सशक्तिकरण की कोई तहरीक नहीं चली थी, कोई आवाज नहीं उठी थी, उस तहत में अमृता प्रीतम ने औरतों के शक्ति के पुरुषों के लिए को एक आवाज दी, कभी कुछ औरतों को, उन औरतों को जो अपनी पीड़ा को कह नहीं सकती थी, अपना खुद दर्द बयान नहीं कर सकती थी, तो उनको सबको अमृता ने अपने कलम से बयान करने की कोशिश की, उनको आवाज दी, और इस जो आवाज दी वो एक अभियान आवाज थी। अमृता प्रीतम का जो अंदाज था लिखने का, उसूल जो था वो रूमानी था, सरासर रूमानी। आप कोई भी उनकी रचना उठा के पढ़ें, उसमें रूमानियत ने कहीं उनका पीछे नहीं छोड़ा, वो उनका मिजाज था, और मिजाज को कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी चीज उसके साथ जो थी वो उनके ख्यालात थे, और वो ख्यालात बिल्कुल तरक्की पसंद थे। तो इस तरह से जैसे रूमानी तहरीक खत्म हुई और तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई, तो रूमानी तहरीक चाहे खत्म हो गई हो, लेकिन अमृता ने उसको अपने तहरीरों में जिंदा रखा। उनके यहाँ हमें रूमानियत भी मिलती है और तरक्की पसंद भी मिलती है, और ये दोनों किस तरीके से एक साथ चलते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ति होती है। अमृता ने जिस जमाने में लिखना शुरू किया, उस जमाने में औरतों की क्या हालत थी दुनिया भर में अगर आप देखें तो थोड़ी आपको हैरत होगी। 20वीं सदी की अगर बात करें तो उसमें ब्रिटेन में एक रैली हुई थी 1911 में, और उसमें ब्रिटेन की औरतों ने कहा था कि हमें हमारे हकूक मिलना चाहिए, औरतों को भी हक मिलना चाहिए। इसके बाद 1914 में तुर्की में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने के लिए औरतों ने जो है आवाज उठाई और उनको वो हक मिले टर्की में। इसके बाद जो औरतों को वोट मांगने का हक नहीं था, उसके लिए लंदन में बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। नॉर्वे में भी औरतों को वोट देने का हक जो है 1916 में जाकर मिला, और बरतानिया में ये हक नहीं था, बल्कि वहाँ औरतों को टैक्सी चलाने का हक भी जो है 1917 में मिला है। तो ये दुनिया भर की हालत की मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ पंजाबी के साथ जो और दो बड़ी जबानें थी, जिसका जिंदगी भर अमृता के साथ ताल्लुक रहा है, तो अमृता ने जो है उन जबानों के सबसे पहले अपनी कैरियर उन जबानों में भी शायद करें, वो उर्दू और हिंदी जबानें थी, और इस तरीके से पंजाबी की जो तहरीरें हिंदी और उर्दू में आई, पूरे हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरी कोने तक बड़े आराम के साथ फैल गई। उन जबानों में औरतों के बारे में क्या था, उसका अगर जायजा लें तो उर्दू वाली जो लेडीज थी वो अपने नाम के साथ उर्दू में नावल लिखना शुरू कर दी है पहले दशक में 20वीं सदी के, लेकिन औरतें अपने नाम से नहीं लिखती थी, बल्कि किस तरह लिखना पड़ता था, मिसेज अब्दुल कादर अपने हस्बैंड का नाम, या वालिदा अफजाल अली की माँ के नाम। हिंदी में भी एक सूरत हाल थी। हिंदी की पहली कहानी के सिलसिले में जो नाम लिखते हैं वो एक नाम था, एक बर्म महिला, एक बंगाली और दुबई वाली नाम की, जिसने कहानी लिखी थी। बाद में तहकीक करके नाम तो पता चल गया, मगर उस जमाने में औरतें अपने नाम से नहीं लिखती। उस जमाने में अमृता ने ये रिवायत ये मिली। अब दूसरी समाजी सूरत आप देखें तो प्रेमचंद ने 1936 में जो अफसाना लिखा कफन, उसमें आप देखिए तो दोनों यीशु और माधव, उन दोनों को आप आलू खाते हुए और देखते हैं, और वो औरत जो है उसमें झोपड़ी के अंदर दर्द से करा रही है, उसके वहाँ बच्चा होने वाला है, वो चीख रही है, तो जो आलू चुरा कर लाए हैं किसी खेत से, तो दूसरा आदमी अपनी जैसे सारे आलू हड़प कर जाएगा। ये तकलीफ थी, और वहाँ वो तड़पते वो औरत खत्म हो जाती है। उसका नाम बुधिया है। हयातुल्लाह अंसारी का आपकी कोशिश जो उनका शाहकार अफसाना है, और जो प्रेमचंद के इस अफसाने से कहीं ज्यादा पावरफुल लगता है आपकी कोशिश, उस कोशिश में हम देखें तो उसमें एक माँ है, और वो माँ बच्चों को पाल पोस के बड़ा